नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में देश भर में एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वो है बजट 2025-26। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बजट आज संसद में पेश किया और काफी वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश की। इस बजट में किसके हिस्से क्या आया और किसके हाथ निराशा लगी, उस पर एक खास चर्चा का आयोजन हमने किया है और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो बजट है उससे कैसे देखते हैं आम नागरिकों को, इससे क्या फायदा होगा अलग अलग वर्ग के लोगों को, जैसे कि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और अलग अलग सभी तबके के लोगों को इस बजट से क्या फायदा होगा, इस पर आज चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे आपको मिलवा देती हूं और उसके बाद चर्चा और सवाल जवाब के दौर को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव मेहता जी जुड़े हैं। संजीव जी, चर्चा में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सीए में जयदीप सिंह चौहान जुड़े हैं। जयदीप भाई, आपका भी स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हेमंत कुमार शाह हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में। हेमंत भाई, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले 2-2 मिनट में आप सभी मेहमानों को देती हूं कि सिर्फ 2 मिनट में अगर इस बजट पर आपको प्रतिक्रिया देनी हो तो वो क्या होगी, वो बताइएगा और उसके बाद विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का ये बजट है। ऐसे में संजीव जी के पास चलती हूं और 2 मिनट में उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी द्वारा दिए गए इस बजट को कैसे देखते हैं। संजीव जी, 2 मिनट की प्रतिक्रिया केंद्रीय बजट 2025-26 पर। नमस्कार। गुजरात के सुपुत्र, विश्व नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक एनडीए गवर्नमेंट का तीसरा कार्यकाल है। वो तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री का जवाबदारी का वहन कर रहे हैं और आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण सतत 8वीं बार अपना बजट पेश कर रही है भारत का। तो ये बजट की विशेषता है, ये बजट का ही सातत्य है कि इतनी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा अर्थतंत्र मजबूत है। ये बजट के ही कारण है कि हमारा सभी क्षेत्र अत्यंत मजबूत है। कृषि क्षेत्र में रिकवरी हो रही है और उद्योगों में मोमेंटम आज भी चालू है। ये बजट की ही उपलब्धि है कि ग्रोथ में स्थिरता है और आम आदमी को राहत मिलती है। और ये बजट की ही विशेषता है कि गरीबों और मिडिल क्लास का बजट है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो विजन है विकसित भारत की ओर प्रयाण, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसकी ओर आगे बढ़ने की बजट ये नींव रखता है और आने वाले समय में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए, विकसित भारत की ओर भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें ये बजट कैसे सहभागी साबित होता है उस पर नजर रहेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है जयदीप भाई और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जयदीप भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कैसे देखते हैं? सिर्फ 2 मिनट में बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है बजट के लिए बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन 2 मिनट में एक प्रतिक्रिया दीजिए, फिर विस्तृत से इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आज जो बजट दिया गया है उस पर? पिछले 11 सालों में दिया गया और सबसे कमजोर बजट है। यहाँ पे नहीं कुछ गरीबों के लिए दिया गया, ना ही कुछ किसानों के लिए दिया गया। आप किसानों को देखोगे तो कोई ऋण माफी नहीं है, जबकि सामने इंडस्ट्रीज के 16 लाख 18 लाख करोड़ 10 सालों में माफ किए। उसके बाद आप देखोगे कि उनको जीएसटी में ट्रैक्टर से लेके बियारण तक पे देना चाहिए था। और सबसे पहली जो मोदी जी ने बोला था कि हमारे एफर्ट में कमी रह गई थी किसानों को समझाने के लिए, तब उन्होंने एमएसपी की गारंटी दी थी। एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे, पर इनको एमएसपी दी नहीं गई। उसके अलावा आप जीएसटी देखोगे तो जीएसटी कहीं पे भी कम किया नहीं गया। सिर्फ 2-3 चीज बताने के लिए कि यहाँ यहाँ जो है जीएसटी कम किया है। उसके बाद सबसे ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। और मिनिमम वेज जो इतने सालों से एक ही रेट पे लगा हुआ है, मिनिमम वेज भी इस बजट में बढ़ाया नहीं गया। आप उसके बाद में देखो, ये यूनियन बजट के ये यूनियन बजट की जगह बिहार बजट और आंध्र प्रदेश बजट ज्यादा दिख रहा था। आप देखोगे ये बजट के साथ रेलवे बजट भी आता है। रेलवे में कोई नई ट्रेन नहीं कोई डिक्लेयर की। जो 60 के अबव जो सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनको जो मिलता था सब्सिडी 50% वो भी उन्होंने जो छीन ली थी, वो वापिस कोई सब्सिडी दी नहीं है। जो स्लीपर क्लास और जो सामान्य क्लास है, जहाँ पे सामान्य आदमी जो करता है, उसमें कोई फैसिलिटी बढ़ाने में नहीं आई, उसका कोई कुछ भी बोला नहीं गया। उसके सामने आप देखोगे तो इनकम टैक्स के
इनकम टैक्स की आपकी जो भी थी नई स्कीम पुरानी स्कीम उसमें एक छलावा था। आप देखोगे तो अभी भी इंडिया जो 100 रुपया कमा रहा है उसमें से 20 रुपया इंटरेस्ट पे दे रहा है। जो इंटरेस्ट जो उन्होंने 55 लाख करोड़ जो मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे वो अभी 2 लाख 15 लाख करोड़ में 215 लाख करोड़ पे उन्होंने जो लोन ले रखा है। उसके बाद में आप देखोगे एजुकेशन पे सिर्फ 2% का आपका जीडीपी टोटल एक्सपेंडिचर है। हेल्थ केयर पे आप 1.9 कर रहे हो जबकि लग रहा है कि एचएमवी भी आ रहा है। कोविड में हमने लोगों का नरसंहार हुआ देखा हुआ है। उसके बाद में आरएनडी जो सबसे बड़ा जो होता है वहां पे सिर्फ बजट का 0.56% जो ज्यादातर कंट्रीज में ये सबको मिला के आप देखोगे तो 10 से 12% होता है। ये पूरा मिला के 3.5% भी नहीं हो रहा है। उसके सामने आप देखोगे तो जीएसटी में जो पावर दिए गए थे ऑफिसर्स को जो लोगों को हैरान कर रहे थे उसमें पावर कट नहीं किया गया। ऑफिसर्स कुछ भी मांग रहे हैं कुछ भी डिमांड निकाल रहे हैं। उसके अलावा अब देखोगे तो इंडिविजुअल टैक्स में जो 22% ले रहे थे लास्ट साल 21 था तो 1% बढ़ाया था। और न्यू स्कीम में उन लोगों ने सिर्फ छलावा किया है मिडिल क्लास के साथ। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी जयदीप भाई आपके पास। हेमंत कुमार शाह के पास चलती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बहुत सारे बजट उन्होंने कवर किए। हेमंत भाई, इस बजट को कैसे देखते हैं? इस बजट की बड़ी बड़ी क्या बातें हैं जो आम नागरिक को और अलग अलग तबके के लोगों को टच करती है? हेमंत जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्तमान वर्ष का जो बजट था वो 48,21,000 करोड़ रुपयों का था, जबकि अभी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट आया है वो कहता है कि 47,16,000 करोड़ का होगा। मतलब 1,05,000 करोड़ रुपया कम हो गया बजट एस्टीमेट के हिसाब से। मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी बात है। अगले वर्ष का जो बजट रखा गया है वो 50,65,000 करोड़ रुपयों का होगा। इसका मतलब ये होगा कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया अगले साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कुल मिला के जो 5% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो 5% तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है जी। इसका मतलब ये हो गया कि रियल एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि सरकार का जो पूरे अर्थतंत्र में शेयर है वो वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका एक मतलब ये हो गया कि ये देश और पूंजीवाद की ओर बढ़ेगा। बीजेपी की आइडियोलॉजी भी वैसे पूंजीवादी है, तो वो समाजवाद को तो हमेशा गालियां देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी टोटल इनकम है या खर्चा है उसमें कितना पैसा आने वाला है, कहां से, मतलब 1 रुपया कहां से आने वाला है। तो इस बजट में ये देखा गया है कि 24% जो इनकम है वो ऋण के हिसाब से होने वाली है, फ्रॉम डेट। मतलब सरकार ऋण लेगी, लोन लेगी। कितना? 100 रुपये में 24 रुपया, इतनी इनकम होगी। अब जो खर्चा होगा 100 रुपये का, उसमें खर्चा कहाँ कहाँ होगा उसमें ये भी लिखा गया है। तो ऐसा लिखा गया है कि जो 20 रुपया होगा वो ऋण, जो पुराना ऋण है उसको चुकाने में होगा। मतलब 24 रुपया ऋण लेंगे और उसमें से 20 रुपया तो पुराना ऋण है उसको चुकाने में खर्चा कर देंगे, तो आपके पास रहा कितना? 4 रुपया। तो इसमें से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे लिए चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जो भी इनकम टैक्स में कहा गया कि एक नया कानून आएगा और अभी ये कहा गया कि 12 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स भरना नहीं होगा। मुझे लगता है कि दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है 2-3 दिन के बाद, और दिल्ली में सब काफी आबादी जो है वो सरकारी कर्मचारियों की है, तो उनको खुश रखने के लिए ही ये काम किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश में इनकम टैक्स भरने वाले कितने लोग हैं? 140 करोड़ की आबादी है। आंकड़ा ये कहता है कि 8 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। जितना लोग रिटर्न भरते हैं उतने लोग टैक्स नहीं भरते। टैक्स भरने वाले करीब 5.5 से 6 करोड़ लोग हैं। तो ये जो रिलीफ दी गई है वो कितने लोगों को मिलेगी? 6 करोड़ लोगों को। इसका मतलब ये हो गया
कि 5 से इसको गुना जाए तो करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनको ये रिलीफ मिलने वाली है, बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। तो जो लोग धनी लोग हैं, जिनके पास पूंजी ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा है, उन लोगों को इस बजट में बहुत अच्छा दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शिक्षा के लिए और आरोग्य के लिए जो खर्चा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं और फिर मैं मेरी बात खत्म करूं। देखिए 2020 में कोरोना के दौरान सरकार जो नई शिक्षा नीति लेके आई उसमें ये कहा गया था कि जीडीपी का 6% खर्चा शिक्षा के लिए होना चाहिए, 4% खर्चा वैसे वो राज्य सरकारें करती है, तो 2% केंद्र सरकार को करना होगा। लेकिन सच में क्या हो रहा है, देखिए आंकड़ा क्या है, 2,12,000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए खर्चा होता है। अब 2,12,000 करोड़ रुपया जीडीपी जो है हमारी वो 330 लाख करोड़ की है, तो इसमें 2,12,000 करोड़ मतलब कितना हुआ, 0.6%, जबकि उसको करना चाहिए था 2%। तो इसका मतलब ये होगा कि शिक्षा में जो निजी स्कूल है, निजी कॉलेज है, निजी यूनिवर्सिटीज है, जहां ज्यादा फीस भरनी पड़ती है वो बढ़ेगा, इसमें कोई दो इरान नहीं है। शिक्षा का खर्चा ज्यादा होने वाला है, शिक्षा ज्यादा महंगी होने वाली है, ये सरकार ने तय कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि आप बाजार के हवाले हैं, सरकार आपकी चिंता करने वाली नहीं है। ये बजट के आंकड़े बताते हैं, ये मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। बजट का जो आंकड़ा है वही आपको ये बताता है कि आपको महंगी शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात आरोग्य के लिए है, हेल्थ के लिए है। हेल्थ के लिए कितना खर्चा होने वाला है, 89,000 करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताऊं कि इस साल भी 89,000 करोड़ रुपयों का अंदाज है, अगले साल भी 89,000 करोड़ रुपया, और वो जीडीपी का कितना होगा, तो वो जीडीपी का होगा 1% से भी कम होगा, बराबर। और दूसरी बात, मोदी सरकार ने खुद 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की थी। उस अनाउंसमेंट में, पॉलिसी अनाउंसमेंट में यह कहा गया था कि हेल्थ के लिए बजट का 8% खर्चा होगा कितना, देखो 50 लाख करोड़ में 89,000 करोड़ रुपया मतलब क्या, 2% से भी कम, बराबर। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सोचनीय बात है, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं, गरीब लोग बीमार होते हैं, तो वो जाएंगे कहाँ। तो सरकार ये कहती है कि आप बाजार के हवाले हो, निजी डॉक्टर के यहाँ जाओ, प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जीना हो तो जियो, मरना हो तो मरो। ये सरकार का रवैया है, बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाई देता है। चलिए, दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा वो है ग्राम विकास के लिए। सरकार ये कहती है कि ग्राम विकास करना चाहिए, ग्राम विकास करना चाहिए, और हम ग्राम विकास कर रहे हैं। आप बताइए कितना ग्राम विकास हो रहा है। देखिए आंकड़ा क्या कहता है, इस साल 2,66,000 करोड़ रुपयों का अंदाजा लगाया गया था ग्राम विकास के लिए। अब सरकार ये कहती है कि होगा कितना, 1,91,000 करोड़ रुपयों का, मतलब 75,000 करोड़ रुपया कम हो गया इस साल, और अब कहती है कि 2,67,000 का खर्चा। जबकि सरकार जानती है कि इस देश में करीब करीब 30% लोग, आबादी ऐसी है जो गांव में रहती है। हालांकि निर्मला सीतारामन ने एक सूत्र दिया, डेमोग्राफी और डिमांड। अब डेमोक्रेसी की तो बात ही छोड़ो, 11 साल में डेमोक्रेसी का तो खात्मा बुला दिया है इन लोगों ने। लेकिन मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो निर्मला सीतारामन को डेमोग्राफी का क्या मतलब, क्योंकि उन्होंने हमारी जो सेंसस होती है हर 10 साल, वो तो अंतिम 2011 में हुई, 2021 में कोरोना की वजह से की नहीं, उसके बाद अभी 3 साल हो गए, क्यों सेंसस नहीं करते, आबादी की गिनती क्यों नहीं करते, तभी जाके आपको पता चलेगा कि डेमोग्राफी क्या है।
तो सिर्फ सूत्र देने से डेमोग्राफी नहीं चलती। और जी। तीसरी बात उन्होंने कही, डिमांड। अब जो गरीब लोग हैं उनकी जेब में पैसा नहीं जाएगा तो बाजार में डिमांड खड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया, संसद में रखा गया, उसमें ये साफ बात कही है कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 6.3 से 6.8% रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो ये कहा, और वो तीसरी बार कहा, ये पहली बार नहीं तीसरी बार कहा, और तीसरी बार अंदाजा बदला कि 2027 में हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। अभी कितनी है? अभी $3.1 ट्रिलियन है, जो अगले साल $3.3 ट्रिलियन होगी। अगर वो 6% या 7% से बढ़े तो भी अगले साल मतलब 2027 में जबकि ये अंदाजा लगाया गया है, वहां तक जीडीपी बढ़ने वाली नहीं है। और इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से डिमांड खड़ी हो। गरीब लोगों में से 80 करोड़ लोग गरीबों में है और वे उनकी डिमांड बढ़े, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। उनकी स्थिति में कोई सुधार आए ऐसा भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिक्षा और आरोग्य में तो नहीं हुआ। लेकिन जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में मनमोहन सरकार ने लाए थे, वो कानून में 100 दिन का रोजगार देने का वादा है, लेकिन सरकार अभी 50 से 55 दिन की रोजगार दे रही है, उससे ज्यादा नहीं। और उसका जो खर्चा है वो 86,000 करोड़ रुपयों का है, जिसमें कोई बढ़ोतरी अगले साल के लिए नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि गांव में रोजगार नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल तय है। ठीक है हेमंत भाई, वापस आती हूँ जी, वापस आती हूँ आपके पास। बहुत सारे सवाल हेमंत भाई ने उठाए जिसके जवाब हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। यहाँ एक सबसे बड़ी हाईलाइट के रूप में जो पेश किया जा रहा है वो है कि आपको 12,75,000 तक टैक्स इनकम में आपको छूट मिल रही है। अब अगर 12 लाख को आप 12 महीने में डिवाइड करोगे तो 1 लाख रुपया प्लस, हमारे में से कितने लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये रियायत आखिरकार जो मिल रही है वो तो शायद अमीरों को ही मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे देश में, शायद 50% से ज्यादा जिनकी आय महीने की आय 1 लाख से ज्यादा होगी भी नहीं। संजीव जी, बहुत सारे सवाल हेमंत भाई ने उठाए कि बेसिक बुनियादी जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, कुछ कुछ हुई है। कैंसर की दवाइयों को सस्ता किया है, आईआईटी की बात की है, आईआईएम की बात की है, मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात की है, लेकिन इसका फायदा पर्टिकुलर जगहों पे शायद मिल सकेगा, लेकिन ओवरऑल क्षेत्र में नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। संजीव जी क्या जवाब देंगे जो सारे सवाल हेमंत भाई ने उठाए उसका? संजीव भाई। माननीय हेमंत भाई ने बोला कि भाई दिल्ली में कुछ इलेक्शन आ रहे इसलिए बजट ऐसा दिया गया। तो हम तो वन इलेक्शन वन नेशन का, वन चुनाव का नारा लेकर निकले, उसको लाए हैं। तो वो विदेशी कुक से जन्मे राहुल गांधी को बताया कि इसको सपोर्ट करें। ये आप ऐसा मत बोलिए, विदेशी कुक और ये सब बातें मत करिए आप। मैम ये नहीं बोल सकते आप, एक शहीद की पत्नी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो विदेशी कुक। मैं जसोदा बेन पे कभी नहीं बोला, आप बजट में बोलो, आप इस तरह से नहीं बोल सकती विदेशी कुक। महिला यहाँ पे बैठी हुई है। હું એટલા માટે બોલ્યો કે ગઈકાલે તમે કીધું એક શહીદની પત્નીને કીધું કહી શકો, તમે શહીદની પત્નીને કહી શકો અને વન નેશન આપી દો 22/22 સરકારનું રાજીનામું। આજે 22 સરકારનું રાજીનામું આપી દો, આપ દે દો 22/22 सरकार राजीनामा, तो करवा लो इलेक्शन। और क्या बोल रहे हैं मैडम? जसोदा बेन पे भी बोलूंगा तो मैं, अभी मैं जसोदा बेन पे बोलूंगा तो अभी आनंदी बेन के पति ने क्या बोला था बोलू आपको मैं? आनंदी बेन के पति ने क्या बोला था मोदी जी के लिए बोलूं मैं अभी? आदि जी के लिए अपना आनंदी बेन के पति क्या बोल रहे थे मोदी जी के लिए, बोलो भी यहाँ से आपको बोलूं मैं? आपको मैं बोलूं क्या बोल रहे थे? मफतलाल पटेल ने लेटर लिखा था कि मेरी पत्नी को छुड़ाओ। मफतलाल पटेल ने मेरी पत्नी को छुड़ाओ अडवाणी जी को क्यों लिखा था? किसके लिए स्कूपिंग करा रहे थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी? किसके लिए स्कूपिंग करा रहे थे?
नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने सामने पुअर लेडी की था, એટલે મેં કીધું संजीव भाई, ये लड़ने वाली डिबेट नहीं है, बजट पर चर्चा कर रहे हैं हम। ये कोई नहीं पॉलिटिकल नहीं, मैं उनको आईना दिखा रहा हूँ सर, मैडम मैं उनको आईना दिखा रहा हूँ। ये अरे आईना पहले आप आईना देखो आपका। युवा साथी को आईना दिखा अभी रहा हूँ। आनंदीबेन के हस्बैंड का बोलूं मैं, बताऊं आपको क्या बोल रहा था आनंदीबेन का हस्बैंड? अडवाणी जगह क्यों लेटर लिखना पड़ा था? द्रौपदी मुर्मू का अपमान करना बंद कीजिए, उनको राष्ट्रपति बोलते हैं आप, शर्म आती है? डूबी मरो गुजराती में बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं आप उनको। संजीव भाई, बजट पर बात करिए थे कि हेमंत भाई ने लीव कर दिया, इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। हम बजट पर बात करें, एक हेल्दी डिस्कशन करिए। चलिए संजीव जी जवाब दीजिए, उठाए जी। ये कांग्रेस का प्रवक्ता मित्र ऐसा बोले किसी को कुछ नहीं मिला इस डिबेट में। इसमें दी गई है पीएम धन धान्य योजना। ये योजना में ऐसा है कि देश के जो जिलों में 100 डिस्ट्रिक्ट पसंद किए जाएंगे, वो ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट होंगे कि जहां धन धान्य कम होता है, किसानों की समृद्धि कुछ कम है, आर्थिक समृद्धि। ऐसे जिलों पे कंसंट्रेट करके पूरा बजट लेके अच्छी तरह खेती कैसे कर सकते हैं किसान, उसका मार्गदर्शन दिया जाएगा, पूरे प्रावधान किया जाएगा संसाधनों का, उसका कैसे संग्रह करेंगे वो भी बताया जाएगा, और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाएगा। और ऐसे आप सोचिए, देश के कुल जिलों में से 100 जिलों के किसान एक साथ आर्थिक समृद्धि लेंगे तो निश्चित रूप से देश विकसित भारत की ओर जाने वाला है। ये बजट में ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एजुकेशन में कुछ नहीं मिला। मैं आपको एजुकेशन की बात बताऊं, वो साहब है ना जो लीव कर गए ना, उसको तो मैंने हर डिबेट में रोते ही देखा है, हर डिबेट में रोते रहते, ये नहीं होना वो नहीं हो। अरे एक तो बात बताओ कि कोई अच्छी हुई, मैंने उनके साथ 15 डिबेट किया है, डिबेट में ऐसा नहीं है कि वो रोते नहीं है, हर डिबेट में रोते रहते। आप अच्छी बात बताइए सर, आप अच्छी बात उनको पूछो तो वापिस बुला के एक बात अच्छी बोलो कि 12 लाख किया, वो ठीक किया कि नहीं किया, ये इतना तो बता दे। सर मैंने सवाल उठाया सर, 12 लाख किया, अच्छा किया, 12 लाख किया सर, 12 लाख। एजुकेशन में ये बजट में क्या हुआ आपको बताओ। एजुकेशन में आप समझिए, पूरे देश के जितने गवर्नमेंट के विद्यालय है उसमें 50,000 विद्यालय पसंद किए जाएंगे, 50,000, और उसमें अटल लैब लगाई जाएगी, यानी कि प्रयोगशाला। मेरे को मालूम है, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोग कोई प्रयोग कराते ही नहीं है, प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। कोई स्टेट में तो प्रैक्टिकल के बाद को गिनते ही नहीं है। तो विद्यार्थियों की तर्क शक्ति बढ़े, वो वैज्ञानिक अभिगम की ओर आगे बढ़े, और सत्ता की नीति है, इसलिए 50,000 लेट किए जाएंगे। कई सालों से आप कह रहे प्रैक्टिकल होते नहीं है, तो वो तो होने चाहिए थे, वो तो आपकी सरकार है, अगर नहीं हुए आप सुधार करने जा रहे हैं, अच्छी बात है। अरे कुछ जगह पर नहीं होते, क्या करेंगे। मैं आपको प्राइवेट स्कूल बताऊं ना, प्राइवेट स्कूल नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल का नाम बताऊं, उसका टीचर क्या बोलता है मालूम है, ये 10 साल की जर्नल लिख लो, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्या लेना देना, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल की नहीं। 50,000 लेब बनेगी, 50,000 लेब मैडम, 50,000 लेब। इतना ही नहीं मैडम सुनिए, और पूरे जितने माध्यमिक स्कूल है, जितने सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हर स्कूल को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। ये बजट में प्रावधान है। तो क्या शिक्षा का स्तर आगे नहीं जाएगा, पूरे ज्ञान के स्तर में विद्यार्थी जाएगा। तो सर हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ना नहीं आता है सर, मैडम पढ़ना नहीं आता हमारे खुद की भाषा में विद्यार्थी की खुद की भाषा में पुस्तक बनाए जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ऐसा बोलते हैं कि बालक लोकल लैंग्वेज में ही बनता है, सपना देखता है उसी भाषा में उसको पढ़ाओ, वही सिद्धांत के अनुसार उसकी भाषा में हायर एजुकेशन के पुस्तक बनाए जाएंगे। गुजराती में इंजीनियरिंग के पुस्तक बन चुके, आपको मालूम ना हो तो बता दूं। तो ये जो पहल है वो बहुत बड़ी चीज है, शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव है। और 1986 में जब राजीव गांधी ने नई शिक्षा की नीति के लिए दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी ना, तो मैं गुजरात विद्यापीठ का प्रतिनिधि के रूप में मैं था, तो वो कभी लागू ही नहीं हुई। और हमारी नई शिक्षा नीति, भारतीयता की शिक्षा नीति आज लागू पड़ गई है, तो ये लोगों को तकलीफ होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हो रहा है। इतना ही नहीं, एक बार शिक्षा के क्षेत्र में जवाब ले लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं।
फिर दूसरे क्षेत्र पे जाते हैं। जयदीप भाई, शिक्षा के क्षेत्र में बजट में इस बार अच्छे प्रावधान किए गए हैं, तो क्या आपत्ति हो सकती है? देश के युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है, देश के गरीब बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल्स की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? छोटे छोटे जवाब दीजिए ताकि हम चर्चा को फटाफट आगे बढ़ा सके। नहीं जयदीप नहीं भाई, मैं 3 मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। पहले किसान का मुद्दा, तो 2022 में ही सब किसान की इनकम डबल हो गई थी, पर बात सब किसान की डबल इनकम हो गई थी। और दूसरा मुझे आपको जो बोलना था, न्यू स्कीम जो 12 लाख की आप बोल रहे थे, ये पूरे देश की एवरेज इनकम, आप एवरेज कैपिटल इनकम निकालोगे आप, तो 1,86,000 रुपया होती है। तो आप देख लो 12 लाख कहाँ पे और 1,86,000 कहाँ पे। आप जो रिटर्न फाइल करते हैं, वो रिटर्न नॉर्मली कितना रिटर्न फाइल होता है? लास्ट साल 6,75,00,000 रिटर्न फाइल हुए थे, उसमें से 78% फाइल 35,00,000 78% नील रिटर्न फाइल होते हैं, इसमें कोई टैक्स ही नहीं पे करता है। बाकी का आप देखोगे तो 92 लाख रुपीज, 90 लाख पीपल्स का जो इनकम है वो 15 लाख के अबव है, तो उसको तो ऐसे भी वो न्यू स्कीम में, उससे वो ओल्ड स्कीम उसको ज्यादा फायदा हो रहा था। फायदा सिर्फ कुछ 40 से 42 लाख लोगों को होगा, वो भी 4,000 रुपया, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला मैम। 4,000 रुपया सामने, अगर आपको इनकम टैक्स में अगर इनकम बढ़ानी थी तो आप बढ़ा सकते कंपनी का रेट, जहाँ पे निर्मला जी ने 30-32% का टैक्स 22 से 25% का कर दिया है। आप पार्टनरशिप फर्म पे 30% टैक्स लेते हो। उसके बाद में आप आ जाओ एजुकेशन पे। एजुकेशन की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी डिग्रियां फेक है, तो वो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने बजट में क्या किया। आप ऑलरेडी आवंटन ही कम कर रहे हो। आप अभी आपको सड़कों तो बोलना चाहते कि हम लोग मेडिकल की सीट बढ़ा रहे हैं। मेडिकल की सीट कौन सी कितनी बढ़ा रहे हैं? 75,000। वेरी गुड। कितनी सीट बढ़ेगी? 75,000 में गवर्नमेंट सीट 0। 75,000 कौन होगी? पारुल जैसी मेडिकल कॉलेज होगी, वहां पे कितनी फी लेती है? आपके और मेरे बच्चे वहां पे नहीं जा सकेंगे। उसके बाद जो IIM है, जो 42% मेडिकल कॉलेज में स्टाफ ही नहीं है मैम। आप समझो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाफ ही नहीं है। और एम्स में, खुद एम्स में 2,161 वहां पे प्रोफेसर ही नहीं है। आप बात करो कितना आपका बजट है? पूरे इंडिया का आपका एजुकेशन बजट 1,20 लाख करोड़ का है। आप उसमें AI कहाँ से लाओगे? आप अपनी छाती थपथपड़ाओगे कि हम लोग ब्रॉडबैंड लाओगे? अरे साहब, 72% तो गुजरात स्टेट, 72 जो सरकार के छोकरे जो बच्चे होते हैं गुजराती मीडियम स्कूल के, उनको पढ़ना ही नहीं आता 8वीं कक्षा तक। वो कहाँ जाके कंप्यूटर पे जाके काम करेंगे? और जिसको करना ही है वो मोबाइल से कर ही रहा है। आप ब्रॉडबैंड सिर्फ रिलायंस की इनकम बढ़ाने के लिए कर रहे हो। उसके बाद में आप ला रहे हो कि भाई हम लोगों ने फर्टिलाइजर के लिए किया। फर्टिलाइजर में कौन सी सब्सिडी कम? आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दी। आपको किसानों को आगे लाना था तो GST आपको कम करना था। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से वो लोग लेबोरेटरी बना रहे हैं स्कूल में, कि किसानों के लिए लैब बनाएंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए। किसान वहां पे बैठा हुआ है, आपने 700 किसानों की हत्या की है। आपने 3 कानून के 700 किसानों की हत्या की है, और आपके बड़ा प्रधान बोलते हैं कि वो मेरी वजह से मरे हुए। ये आपकी सेंसिटिविटी है किसानों के लिए। अभी भी किसान 4 महीने से दिल्ली के बाहर बैठे हुए। अब जाके MSP देके आ गए थे कि जैसे ही संजीव जी का जवाब MSP की बात कर रहे थे, MSP देने की बात कर रहे थे, आप 11 साल में MSP नहीं दे पाए। जी संजीव जी, किसानों पर क्या किया गया है इस बजट में, बताइए प्लीज। MSP में पहला पूछ लेना मैम उनको, MSP देंगे या नहीं देंगे? सर, किसानों पे ये बजट ही किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का है। अब देखिए कि इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की गई है। नंबर 1 यूरिया। अरे तो जाहिरात तो करવી જ પડે મોહન ભાઈ। જાહેરાત કરાવે તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે અમે શું કરવાના છીએ? जो घोषणाएं यानी किसानों के लिए यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खाद्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कांग्रेस के समय में यूरिया के लिए हर रोज लड़ाई होती थी। आज आप एक भी जगह पे, देश में एक भी जगह यूरिया के लिए लड़ाई हुई ऐसा नहीं न्यूज सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? उसको नीम कोटेड बना दिया कि ये लोग है ना उद्योगों को दे देते हैं और पैसा कमाते थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने डायरेक्ट किसानों को यूरिया मिले ऐसा प्रावधान किया। ऐसा ही नहीं, ये बजट में और तीन नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे यूरिया के लिए, कि जो यूरिया बनाएंगे। उपरांत नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट लाए हैं, जो किसान बड़ी थैली लेके जाना पड़ता है ना, उसकी वजह से ये वो छोटी एक बोतल लेके जाएगा और अपने खेत में छांटेगा और ऐसे अपना उत्पाद लेगा। किसान सम्मान निधि जो साल में 6,000 रुपया देते हैं ना, वो अनइम्प्रेड, यानी कोई भी गैप के बिना
कितने सालों से किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है ना, साल में किसान 6,000 रुपए से क्या कुछ होगा? शायद 1 महीने का राशन भी नहीं आएगा सर, साल में 6,000 रुपए से। अरे आप गांव में आओ, मैं बताऊं कि 6,000 से कितने खुश है किसान की महिलाएं। आप रियल में आप उसका अनुभव कीजिए, आइए हमारे पास में गांव है उसमें आइए, आपको खुद आप बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 6,000 रुपये से एक बच्चों के लिए सब आ जाता है ना, पुस्तकें आ जाती है तो उनको बड़ा आनंद आप रहता देश है। में गरीबी देख लो मैम, 6,000 में गरीबी आदमी खुश हो जाता है। 6,000 में भी आदमी खुश होता है, तो आप सोचिए, मेरे मन में वही चल रहा था कि उन लोगों की मानसिक स्थिति, उनकी अरे ये स्थिति तो एडिंग है मैडम, ये तो एडिंग है। आप ठीक है 6,000 की बात ऐसे रॉन्ग वे पे मत ले जाइए, ये तो एड हो रहा है, ये तो एक प्लस दे रहे हैं ना, ये थोड़ी इतना ही दे रहे हैं, बाकी तो काम चल ही रहा है। तो किसान मोटे तौर पे सब राजी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो राजकीय हेतु से आंदोलन करते हैं उनका आंदोलन ठीक नहीं है, उनको बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। बात ये है कि किसी को क्या मिला, तो मैं जरा आपको बता दूं कि किसको क्या मिला। आप सुनो, 37 दवाइयां के दाम घटे, कस्टम ड्यूटी कम हुई, कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई, एलसीडी एलईडी टीवी के भाव नीचे आए, ईवी बैटरी जो उत्पादन होगा उसमें भी फायदा है लोगों को कि वो सस्ती मिलेगी ईवी बैटरी, कपड़े सस्ते हुए, ई व्हीकल सस्ते होने वाले हैं, मेडिकल उपकरण सस्ते हुए, चमड़े का व्यापार जो है वो सस्ता हुआ। यानी चारों बार चांदी है, और ये कांग्रेस को ये बजट अच्छा नहीं लगता है, ये कैसी बात है? क्यों आपको बजट अच्छा नहीं? सैनिटरी पैड का 18% जीएसटी लेते हो, आधी आबादी सैनिटरी पैड यूज करती है, 18% जीएसटी लेते हो आप मेडिक्लेम पे जीएसटी लेते हो, आप दूध दही छाछ, रावण के बाद ये पहली सरकार है जो दूध दही छाछ पे और आटे पे टैक्स लेती है। और आपने जो दवाइयों का नाम बोला उसमें 2% सेस कम किया है, अपने कस्टम ड्यूटी निकाल नहीं दी है। आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, मैडम यहाँ पे बैठे हो, कोविड के टाइम पे कोविड सेकंड वेव में कॉलेप्स तो हो गया था पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी नई मेडिकल गवर्नमेंट बनी मैम, इतने नए हॉस्पिटल बने पूरे गुजरात में। मुझे आप बता दो कि इतने जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री में सेवा होती हो। मोदी की रसी है, भाजपा की रसी है, मतलब चुपके रसी ले आते थे कोरोना की, ये लोग वो है इतना। सर वो रसी के लिए तो मोदी जी ने अपना फोटो निकाल दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको यूके की सांसद में जवाब नहीं दे पाए, यूके की सांसद में जवाब नहीं दे पाए, आप बोल रहे हैं वो चाहिए थी। कोरोना की रसी को मोदी की रसी ऐसे करके और आप ले आए थे। अरे सर हमने तो पोलियो हटाया है, हमने तो फ्री में पोलियो हटाया है। आपके यहाँ पे होगा ना पूरी अक्षबड़ा की, यहाँ पे चांदी होगी वो फ्री में दी है। आपकी तरह हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, जनता के पैसे के 24,000 करोड़ के हमने जनता का प्रचार नहीं किया, और भारतीय मीडिया को हमने खरीदा नहीं 24,000 करोड़ रुपया देके। मोदी भाई शांत हो जाइए, किसने क्या किया उसकी ये चर्चा ही नहीं है, आज बजट में क्या हुआ है उसकी ये चर्चा है। उससे आने वाले, चलिए एक छोटा सवाल जवाब चाहूंगी और उसके बाद इस चर्चा को हम विराम देंगे। संजीव भाई, ये जो बजट दिया है, आने वाले वक्त में भारत देश पर इसका क्या असर देखते हैं? एक छोटा सा जवाब और फिर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट है। ये बजट से विकसित भारत की ओर भारत आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। जयदीप भाई क्या कहना चाहेंगे? 10 में से अगर नंबर देने के लिए कहूँ तो कितने बजट को? -1। आप देखोगे इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो डॉलर 100 रुपीज पे पहुंच जाएगा अगले साल में, अनएम्प्लॉयड हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और इतनी गरीबी और इतनी भूखमरी देश में बढ़ेगी कि सिविल वॉर की तरफ इंडिया चला जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं किया गया, कोई स्कीम नहीं लाई गई, नहीं किसानों के लिए, नहीं महिलाओं के लिए, नहीं एजुकेशन के लिए, सिर्फ हम दो हमारे दो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाते जाते हो, क्योंकि वो 72% जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ही दिया जाता है। आपका शिपिंग का जो आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो अदानी ही लेता है, 90%। आप कोयला का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो वो अदानी को ही देते हो। हम दो हमारे दो का ये बजट है। ठीक है, अरे तो ये झूठ बात करते हैं। 12 लाख का जो सीमा दी गई वो भी इनके लिए अच्छा नहीं है, यानी मध्यम वर्ग के लिए कुछ मत करो, मिडिल क्लास के लिए कुछ मैंने मत आपको करो। पहले ही समझाया, पूरे आपको वापस एक बार समझाता हूँ सर, पूरे देश में 6,75,000 करोड़ ही लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें 78% से रिटर्न नील फाइल होते हैं, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है उसके साथ।
बाकी आपके 92 लाख को तो ये लॉस में ही है। जो फायदा हो रहा है वो 42 लाख लोगों को हो रहा है, वो भी 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके जी। सामने आपने सबका निवाला छीन लिया, वो आपका कोई बेनिफिट नहीं होता है। जी, जी, जी। ये एक बड़ा सवाल है जिसे बड़ा हाइलाइट करके पेश किया जा रहा है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट, लेकिन हमारी आमदनी ही इतनी नहीं है, पहले तो हमें आमदनी बढ़ानी होगी तब जाकर हम उस स्लैब का लाभ ले सकेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संजीव भाई थैंक यू, जयदीप भाई थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? बजट हम सबको अफेक्ट करता है और इसके बारे में हर डिटेल जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। बजट का हर मुद्दा आपके लिए बारीकी से समझना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।